लेक्चर 4 के दूसरे भाग में आपका बहुत स्वागत है। हमने पहले भाग में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी। हमने समझा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उसके आइगन वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, उसके आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, और हमने एक दो उदाहरण भी देखे थे जो छोटे 2x2 मैट्रिक्स का हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ और आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे, आइगन वैल्यूज़ की बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में इसकी क्या महत्ता है और हमें क्यों जानना चाहिए। तो इसमें आने के पहले हम कुछ आइगन वेक्टर्स और वैल्यूज़ के अराउंड कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य समझते हैं, क्योंकि ये तथ्य हमें एक बार जानने चाहिए, ये फैक्ट्स हमें जानने चाहिए, और एक बार हम इसे जान जाएंगे तो फिर हम अपने मेन टॉपिक में आएंगे और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो किसी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो उसके सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर होता है। और ट्रेस, चूँकि आपको पता ही है कि ट्रेस जो है वो उसके डायगोनल वैल्यूज़, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। तो यही सम जो होता है उसके आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर होता है। तो जैसे मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रेस है, यानी कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो मेरे समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ लैम्डास आई इक्वल टू 1 टू n इसके बराबर है। तो ये तो पहला फैक्ट है और ये बहुत ही मतलब बहुत ही यूज़फुल और जान में हमें जानने वाला फैक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप ध्यान रखें। दूसरा जो फैक्ट है वो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो उसके आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है, यानी कि मैं अगर सारे आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो डिटर्मिनेंट जो मुझे मिलेगा वो उसका डिटर्मिनेंट भी होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई एक आइगन वैल्यू 0 है, ठीक है, तो भी उसे मल्टीप्लाई करना है, और उस केस में इफ एनी लैम्डा आई इज 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 हो जाएगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मतलब आप समझिए कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है और आप मुझे मुझे यकीन है कि आप अपने लीनियर अलजेब्रा के जो पुराने आपने जो पढ़ा होगा उसमें आपको ध्यान होगा कि अगर कोई कॉलम्स हमारे या रोज़ जो हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं रो सब्स्टिट्यूशन और रो सब्ट्रैक्शन एडिशन करके या कॉलम सब्ट्रैक्शन एडिशन करके कोई एक कॉलम या रो को ज़ीरो कर सकता हूँ। इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे कॉलम्स या रोज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है सारे के सारे, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका मतलब अगर वो मैट्रिक्स फुल रैंक नहीं है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो फुल रैंक नहीं है, तो उसका कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 का मतलब है कि कोई ना कोई लैम्डा यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। तीसरा जो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में, कि मैं यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस की बात करी है, ए और बी, और जिस तरह हमने सिमिलर ट्रायंगल्स बचपन में पढ़ा है उस तरह सिमिलर मैट्रिसेस भी होती हैं। और सिमिलर मैट्रिसेस बेसिकली वो होती हैं कि जिनके सेम आइगन वैल्यूज़ होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी जो दूसरी परिभाषा है जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अगर ए और बी मेरे दो मैट्रिसेस हैं, और अगर मैं बी को या ए को एम इनवर्स बी को मैं एम इनवर्स ए एम की तरह लिख सकता हूँ, यानी कि एम इंटू बी इज ए इंटू एम, तब वो मैट्रिसेस सिमिलर कहलाते हैं। यानी अगर कोई दो मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे हैं ए और बी, और अगर मैं कोई तीसरा मैट्रिक्स लेके आता हूँ सच दैट बी इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम, अगर मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स अवेलेबल है एम, तो ए और बी जो है वो आपस में सिमिलर मैट्रिसेस हो जाएंगे और उनके इनफैक्ट आइगन वैल्यूज भी सिमिलर हो जाएंगे। ये कई जगह ये फैक्ट काफ़ी यूजफुल सिद्ध होता है, तो इसे आपको जानना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हम और थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के आसपास। तो मैं उस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा है वो सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यानी डिटर्मिनेंट 0 होने का एक नाम और है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 है तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे आइगन वैल्यूज़ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू विल बी 0, एटलीस्ट वन
ई वैल्यू विल बी 0, राइट। लेकिन इसके दूसरे मतलब भी हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर मेरा मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, यानी वो नॉन सिंगुलर है, यानी मैं यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इसकी चर्चा कर रहा हूँ, तो अगर मेरा मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि इसका दूसरा मतलब ये है कि ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स, यानी कि आप ऐसे 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 देखिए कि चूंकि कोई जीरो आइगन वेक्टर वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा आइगन वेक्टर नहीं है सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइम्स एक्स, यानी फॉर एवरी एक्स ए एक्स इज नॉन जीरो, राइट। क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइम्स अगर एक्स होता, यानी कोई एक एक्स ऐसा होता जिसके लिए ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, अगर जीरो आइगन वेक्टर होता, आइगन वैल्यू होता, तो चूंकि एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स, यानी देयर इज नो एक्स फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू टू 0। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको अगर ध्यान होगा तो हमने नल स्पेस की और कॉलम स्पेस की बात की थी। तो अगर मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका नल स्पेस एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए ax इज इक्वल टू 0 है, और जो हमारा नल स्पेस होता है मैट्रिक्स का, वो उन वेक्टर्स का क्लब होता है सच दैट ax इज इक्वल टू 0, है ना, वो उन x का क्लब होता है। तो चूंकि ऐसा कोई x नहीं है सच दैट ax इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि नल स्पेस एम्प्टी है, खाली है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A का, एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A का, चूंकि नल स्पेस खाली है, चूंकि आइगन वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए उसका नल स्पेस भी खाली है। इसका मतलब ये है कि उसका कॉलम रैंक जो है फुल है, क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम के हिसाब से नंबर ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस प्लस द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। चूंकि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस, एंड जो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस है वो उसके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और चूंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स n है, यानी देयर इज नो डिपेंडेंट कॉलम, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स, जो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना, लैम्डास का 0 नहीं होना, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होना, नल स्पेस नहीं होना, ये सारे फैक्ट्स एक्चुअली एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे को, एक से आप दूसरे को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे और आइगन वैल्यूज़ के बारे में हमने थोड़ी और बात की। अब हम कुछ स्पेशल मैट्रिसेस पे आएंगे, जिसे मैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख रहा हूँ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परिभाषा पता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जो हमारा ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर होता है, यानी कि जो, जैसे उदाहरण के तौर पे A21 जो है वो A12 के बराबर होगा, A35 जो है वो A53 के बराबर होगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं एक डायगोनल के आसपास, डायगोनल पे एक लाइन खींचूं, तो डायगोनल से जो इधर है और जो डायगोनल से उधर है वो दोनों बराबर होंगे। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक की जो परिभाषा होती है वो एक्चुअली एग्जैक्टली वो नहीं होती है। ये रियल मैट्रिक्स की परिभाषा है कि A21 इज इक्वल टू A12 या Aij इज इक्वल टू Aji इज फॉर अ रियल मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट कॉम्प्लेक्स के केस में हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, Aji, इसे हर्मिशियन भी कहते हैं, इसे सिमेट्रिक नहीं कहते, इसे हर्मिशियन कहते हैं। Aji बार, यानी उसका कॉन्जुगेट जो है वो Aij के बराबर है। Aij कॉन्जुगेट इज Aji, दिस इज कॉल्ड हर्मिशियन सिमेट्रिक। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में सिमेट्री का मतलब एक्चुअली हर्मिशियन सिमेट्री होता है, नॉर्मल सिमेट्री नहीं होता है। केवल रियल मैट्रिक्स के केस में Aji और Aij बराबर होते हैं। तो हम इसकी थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। उसका कारण ये है कि अगर हम मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखेंगे तो हमें जगह जगह सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिखने वाले हैं, और इन सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन सिमेट्रिक से अलग हैं। सिमेट्रिक, और चूँकि सिमेट्रिक है तो हमें स्क्वायर बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे सिमेट्रिक स्क्वायर बोल देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो हमारी
जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स मशीन लर्निंग में आएंगे उसमें सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमें दिखेंगी, और इन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टी स्पेशल होती हैं जिनका हम उपयोग भी करने वाले हैं हमारे डिकम्पोजिशन में, हमारे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में आगे चल के, और ये जगह जगह आपको मिलने वाली है। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी समझना थोड़ा इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी समझना आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो सारे आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो रियल होते हैं, यानी कि आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे अगर आपका मैट्रिक्स भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। और मैं इसे क्लास में प्रूव नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप या तो ये वीडियो रोकें और ख़ुद प्रूव करने की कोशिश करें, या फिर आराम से घर में प्रूव करने की कोशिश करें। और उसका प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक मैट्रिक्स ए लेंगे और आप बोलेंगे चूंकि ये सिमेट्रिक है तो दूसरी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज लेंगे और ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। इस फैक्ट को यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं कि आपके जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो रियल है। आइगन वैल्यूज़ के रियल होने का मतलब ये है कि जो उनका कॉन्जुगेट है वही उसके बराबर है, यानी कि लैम्डा बार अगर एक आइगन वैल्यू है तो लैम्डा इज़ लैम्डा बार। ये रियल होने की का प्रूफ है, का इंडिकेटर है। तो आपको यही प्रूव करना है कि अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर है तो लैम्डा बार और लैम्डा भी बराबर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। वो ये है कि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। तो देखिए ये बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे पास 2 आइगन वेक्टर्स आते हैं और अगर उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, यानी कि अगर एक आइगन वैल्यू 2 है और दूसरा 3 है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आइगन वैल्यूज़ सेम होंगी तो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, वो तब भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे कंफ्यूजन कई लोगों को होता है। अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो पक्का ऑर्थोगोनल है, अगर आइगन वैल्यूज सेम है तो हो सकता है ऑर्थोगोनल हो सकता है ऑर्थोगोनल ना हो। ये अंतर जानना बड़ा ही आवश्यक है। हालांकि प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम कई जगह यूज़ करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कन्फ्यूजन में हम ना रहें कि क्या कोई भी पूरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। ज़रूरी नहीं है, वे तभी ऑर्थोगोनल होंगे जब उनकी आइगन वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, लेकिन आइगन वैल्यूज सेम होने पर भी वो ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर वो ऑर्थोगोनल हो ना हो, अगर मेरे पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनके आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तो पक्का होंगे। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है और अगर उसके आइगन वेक्टर्स u1, u2 और से un है, तो u1, u2, un ये जो होंगे ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हो सकता है ये सारे ऑर्थोगोनल भी हो आपस में, मगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो फॉर श्योर होंगे। ठीक है, और चूंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से जो मेरा वेक्टर स्पेस बनता है उससे मैं ऐसे बेसिस जनरेट कर सकता हूं जो ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे, और वो सारे ऑर्थोगोनल बेसिस जो हैं इन u1, u2, un को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो इसे ही हम आइगन स्पेस कहते हैं, और हम इस पे आएंगे आगे चल के। जो हमारा u एक बड़ा मैट्रिक्स आने वाला है, आपको याद रखना है उस u मैट्रिक्स के बारे में, वो आने वाला है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आइगन स्पेस कैसे बनता है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें ये डिस्टिंक्शन देना पड़ेगा कि हमारे जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं उसके आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और वो ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं, यानी ui और uj का इनर प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर श्योर होगा अगर उनके लैम्डा i और लैम्डा j जो हैं वो अगर सेम नहीं है
तो यू आई इनर प्रोडक्ट यू जे यानी दोनों के बीच का एंगल फॉर श्योर 90 डिग्रीज होगा, दोनों के बीच का इनर प्रोडक्ट फॉर श्योर 0 होगा. हाउएवर it is not true for every distinct for every pair of eigenvectors which have the same eigenvalue. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ये हमारी प्रॉपर्टी है. ये जो आखिरी प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है कि हम ए को लैम्डा आई एक्स आई ट्रांसपोज की तरह लिख सकते हैं, इस पर मैं आगे चल के आऊँगा. इसे कोई आइगन वैल्यू आइगन डिकम्पोजिशन कहते हैं, पर मैं इसमें आऊँगा. तो अभी तक हमने ये देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, पर मैं कुछ क्षण बिताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास नॉन सिमेट्रिक है तो क्या होगा, क्योंकि ये कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. कई थोड़े इसमें कंसेप्ट्स जो हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हैं, मैं बोलूँगा. तो दो हमारे पास प्रश्न है कि अगर मेरे पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सो नॉन सिमेट्रिक, इफ आई हैव एन n क्रॉस n नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या इसके पास n डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होंगे, अलग अलग आइगन वेक्टर्स होंगे? देखिए, सिमेट्रिक के केस में हमने कहा था कि इसके सारे आइगन वेक्टर्स अलग अलग होंगे, बट नॉन सिमेट्रिक के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आइगन वेक्टर्स अलग अलग होंगे. हमने सिमेट्रिक के केस में कहा था कि आइगन वेक्टर्स अलग अलग होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ज़रूरी नहीं है ऑर्थोगोनल हों. ठीक है, हम नॉन सिमेट्रिक के केस में, हम सिमेट्रिक के केस में हमने ये बोला था, हम नॉन सिमेट्रिक के केस में हम इनफैक्ट ये भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं जानते हैं कि क्या इसके हर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के n अलग अलग, जितनी उसकी रैंक है उतने आइगन वेक्टर्स होंगे क्या, ऐसा हम नहीं जानते, ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है. और मैं यहाँ पे आपको यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ. ये जो आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है 1 0 और 1 1 वाला जो आपको सामने मैट्रिक्स दिख रहा है, ये एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 है. तो कोई ये कह सकता है कि कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसा लोग मान सकते हैं कि इसके दो अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो इसका केवल एक आइगन वेक्टर है 1 0 और एक आइगन वैल्यू है 1. तो ये एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके पास केवल एक आइगन वेक्टर है और इसके पास केवल एक आइगन वैल्यू है, जबकि इसके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में आइगन वेक्टर्स do not span the column space of A. ठीक है. On the other hand, सिमेट्रिक के केस में आइगन वेक्टर्स स्पैन द कॉलम ऑफ A बिकॉज उनके आइगन वेक्टर जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, सो ये एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट है. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा है तो आइगन वेक्टर्स जो हैं नॉन सिमेट्रिक के केस में ज़रूरी नहीं है कि आइगन वेक्टर जो है हमारे पास उतने आइगन वेक्टर्स मिल जाएं जितनी रैंक है. ठीक है, तो ये हमने सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक वाला केस देख लिया है. अब हम फाइनली हमारे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन पे आते हैं. और आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या है, तो मैं इसे आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ अभी. मगर इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम उसको डिकम्पोज कई तरीक़ों से कर सकते हैं. और जैसे हमने C इंटू R वाला डिकम्पोजिशन देखा था, आज हम दूसरा डिकम्पोजिशन देखने वाले हैं जिसे हम U सिग्मा U इन्वर्स कहते हैं. यानी एक मैट्रिक्स A को मैं U इंटू सिग्मा इंटू U इन्वर्स ऐसे डिकम्पोज कर सकता हूँ, वेयर U कंटेन्स ऑल इट्स आइगन वेक्टर्स. ओके, तो यही एक सिंपल हमारा रूल है, सिंपल फॉर्मूला है कि मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए लिया, मैंने कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया, माफ़ कीजिएगा, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, और मैंने उसके आइगन वेक्टर्स निकाले और मैंने उन आइगन वेक्टर्स को की एक मैट्रिक्स बनाई U, जिसमें मैंने एक एक करके सारे आइगन वेक्टर्स रख दिए. तो मैं अपने मैट्रिक्स A को U सिग्मा U इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ. इसे ही आइगन डिकम्पोजिशन कहते हैं और इसको हम प्रूव करने वाले हैं. अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास है तो
हम इसी को ही U सिग्मा U ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी U इन्वर्स जो है हमारा U ट्रांसपोज बन जाता है और जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो U सिग्मा U ट्रांसपोज बन जाता है U इन्वर्स की जगह। सो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए U सिग्मा U इन्वर्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए U सिग्मा U ट्रांसपोज, ये हमारा डिकम्पोजिशन बन जाता है। तो इसी को ही आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कहते हैं। और मैं इस पे आता हूँ, मैं इसके प्रूफ पे अभी आना चाहता हूँ। तो चलिए हम पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात चालू करते हैं। और मैं अज्यूम करता हूँ एक बार कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें कोई नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ नहीं है। ओके, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, माफ़ कीजिएगा, ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ नहीं है, सारी नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ हैं और ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स U को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, U1 U2 UN की तरह। यानी मैंने ये किया है कि मैंने A के जो आइगन वेक्टर्स हैं U1 U2 UN मैंने निकाले, मैंने उनको सबको एक बड़े मैट्रिक्स में डाला और मैंने उस बड़े मैट्रिक्स को कह दिया U। तो जो हमारा U मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह दिख रहा है, U1 U2 अप टू UN। ये हमारा बड़ा मैट्रिक्स U बन गया है। और अब मैं ये करूँगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स U है उसको मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगा, U1 U2 UN, कुछ इस तरह लिखूंगा और मैं उसको साइड में A से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको ध्यान हो कि एक मैट्रिक्स A और अगर मैं उसको किसी B से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कुछ इस तरह दिखता है, A टाइम्स U1 A टाइम्स U2, ये इसके कॉलम्स हैं, ये इसके प्रोडक्ट जो बन के आया है इसके कॉलम्स हैं, A टाइम्स U1 U2 UN। और इसीलिए ही हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे अच्छा खासा जोर दिया था। ठीक है, ये A U1 U2 UN बन के आया है। और चूंकि U1 U2 UN, बिकॉज U1 U2 up to UN are eigenvectors of A, which implies that A U1 is lambda 1 U1 and A U2 is lambda 2 U2. Similarly, A UN is lambda n UN। यानी आप देख सकते हैं कि जो A U1 है वो lambda 1 U1 है, A U2 lambda 2 U2 है, A UN lambda n UN है। यानी कि मैं A इंटू U जो हमारा बड़ा मैट्रिक्स है इसे मैं U मैट्रिक्स कह रहा हूँ। तो जो हमारा U मैट्रिक्स है A टाइम्स U, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ डालकर, लैम्डा 1 U1 लैम्डा 2 U2, ये इसके नए कॉलम्स हैं, लैम्डा n UN। ठीक है, ये बड़ा ही आसान है, हमने केवल A को U से मल्टीप्लाई किया है और A U1 A U2 A UN ऐसा लिख दिया है और A इंटू U जो है वो लैम्डा 1 U1 लैम्डा 2 U2 लैम्डा n UN ऐसा हो गया है। तो अब मैं इससे कुछ ऐसा लिखता हूँ, A टाइम्स U, और आपको इसे ध्यान से देखना है, इसे मैं U टाइम्स एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूँ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, राइट। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैंने इस मैट्रिक्स को, ठीक है, फिर से तोड़ के दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। पहला मैट्रिक्स है U, वही हमारा कैपिटल U, और दूसरा मैट्रिक्स है लैम्डा मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो सारे आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वैल्यूज हैं, सॉरी, वो ऐसे डायगोनल्स में रखे हुए हैं। तो अब जो हमारा इक्वेशन बन गया है वो कुछ ऐसा बन गया है, A U इज U लैम्डा, और अब मैं दोनों साइड से U इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि U इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं A टाइम्स U इन्वर्स इज इक्वल टू U लैम्डा टाइम्स U इन्वर्स ऐसा कर दूंगा, और तो हमें A इज इक्वल टू U कैपिटल U लैम्डा कैपिटल U इन्वर्स, इस तरह हमारा डिकम्पोजिशन मिल जाता है। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रूफ है। इसमें हमने दो चीज़ें अज्यूम करी हैं कि हमारे पास n ऑर्थोगोनल n इसके आइगन वैल्यूज़ हैं और आइगन वेक्टर्स हैं। मैट्रिक्स भी n क्रॉस n है। अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n है और हमारे पास कम आइगन वेक्टर्स हैं तब भी हम इसे
कुछ हम कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और इसका दूसरा फॉर्म होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। और एक तरह से हमने केवल ए को डिकम्पोज कर दिया है केवल उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के टर्म में। यानी अब हमारे पास एक नया सी, इसे मैं एक तरह से नया सी टाइम्स नया आर, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो एक नया डिकम्पोजिशन है। अब केवल अंतर हमारे पास यही है कि ये जो डिकम्पोजिशन हमने लिखा है, ये जो हमने डिकम्पोजिशन लिखा है, ये माफ कीजिएगा, हाँ, ये जो हमने डिकम्पोजिशन लिखा है, ए इज यू सिग्मा यू इनवर्स, ये डिकम्पोजिशन केवल आइगन वेक्टर्स पे लिखा हुआ है। अब अगर इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनफैक्ट मैं फिलहाल इसे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा हूं, तब ये जो डिकम्पोजिशन है ये कुछ इस तरह हो जाता है, यू सिग्मा यू ट्रांसपोज, यानी मैं यू इनवर्स की जगह यू ट्रांसपोज लिख सकता हूं, क्योंकि यू हमारा अब एक ऑर्थोगोनल बेसिस बन गया है, कमिंग आउट ऑफ द आइगन वेक्टर्स ओनली, एंड u टाइम्स u ट्रांसपोज जो है वो हमारा आइडेंटिटी है। तो ये हमारा एक, दिस इज फॉर द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं इसी को एक्सपैंड करूं तो कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह दिखेगा, u1 u2 un, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n टाइम्स u1 ट्रांसपोज u2 ट्रांसपोज un ट्रांसपोज। यानी ये U मैट्रिक्स ही अब U ट्रांसपोज के फॉर्म में राइट साइड में आ गई है। तो इसी को ही हम एक्सपैंड करेंगे अगर, और हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फिर से यूज़ करेंगे, तो A जो है वो कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा, लैम्डा आई यू आई ट्रांसपोज। यानी कि नाउ आई हैव रिटन A एज द सम ऑफ मैनी वन रैंक मैट्रिसेस। तो अगर आप इसे ध्यान दें तो ये एक ZI मैट्रिक्स ये है, वेयर ZI इज लैम्डा आई ui transpose and zi is a rank 1 matrix। ये rank 1 क्यों है? क्योंकि zi is built of ui transpose and this is rank 1, राइट। ये मैं चाहता हूं कि इस बात को कि zi जो हमारा ui टाइम्स ui ट्रांसपोज है, ऐसा जो है, इसे आप घर में जाके अपने वीडियो को रोक कर ये खुद प्रूव करें कि रैंक 1 है, आप इसे समझे कि रैंक 1 है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है, मैं इसे लैम्डा 1 u1 ट्रांसपोज प्लस लैम्डा 2 u2 ट्रांसपोज, ऐसे लैम्डा n un ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एंड ईच ऑफ दीज मैट्रिसेस, ये सारी की सारी मैट्रिसेस जो हैं, ये सब एक तरह की रैंक 1 मैट्रिसेस हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिकम्पोजिशन है। पहले मैंने ए को कॉलम्स और रो के फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने एक नए कॉलम्स इनटू रो के फॉर्म में लिखा, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई मैं ए को डिकम्पोज कर सकता हूँ बहुत सारे सिंगल रैंक मैट्रिसेस के फॉर्म में भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिकम्पोजिशन है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इनफैक्ट हम आगे चल के जब PCA, पहले SPD और फिर PCA देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये डिकम्पोजिशंस ही हमारे जो मशीन लर्निंग में जिसे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं, ये उसका बेसिस बनता है, ये डिकम्पोजिशंस। तो हम इस पे आगे चल के आने वाले हैं, मगर आज के लिए इतना ही। हमने आज जो है आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन वो समझा है, और इस डिकम्पोजिशन को हमने प्रूव भी किया है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, हमने उसके आइगन वेक्टर्स निकाले, हमने उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया उन सारे आइगन वेक्टर्स को, और यू सिग्मा यू ट्रांसपोज ये हमारा जो है ए के बराबर हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल डिकम्पोजिशन है। हम अगली क्लास में जब अगले लेक्चर में हम आएंगे और हम एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो हम अगली बार पढ़ेंगे, जो कि अभी तक जो हमने यूज़ किया है उन सबको अभी तक जो हमने डिराइव किया है वो उन सबको यूज़ करने वाला है। तो अगली बार हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।